हम सब दिन में शायद सैकड़ों हजारों बार ये करते हैं। कीबोर्ड पर एक बटन दबाते हैं और स्क्रीन पर वो अक्षर तुरंत आ जाता है। ए दबाया और ए दिख गया। ये इतना साधारण लगता है कि हम इस पर सोचते भी नहीं हैं। लेकिन क्या कभी ये जानने की कोशिश की है कि उंगली के उस दबाव और स्क्रीन पर दिखने वाले अक्षर के बीच होता क्या है? ये कोई जादू तो है नहीं, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी प्रक्रिया है। आज हम हमारे पास मौजूद इन दस्तावेजों की मदद से इसी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। मकसद है एक की स्ट्रोक यानी की दबाने के पूरे सफर को शुरू से आखिर तक जानना। और ये सफर वाकई दिलचस्प है। ज्यादातर लोग कीबोर्ड को बस बटनों का एक प्लास्टिक का सेट समझते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे सोर्स में साफ साफ बताया गया है, ये अपने आप में एक छोटे कंप्यूटर जैसा है। इसका अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है, अपनी मेमोरी होती है, पूरा सर्किट होता है। ये सिर्फ एक बेजान इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि यह एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो खुद प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रक्रिया को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस पहले पल से जब कोई उंगली एक की को दबाती है। उसके ठीक नीचे क्या होता है? क्या वो बस एक दरवाजे की घंटी जैसा बटन है? बनावट के लिहाज से हाँ, ये एक स्विच ही है। जैसे ही कोई की दबाई जाती है, वो अपने नीचे लगे एक स्विच को एक्टिवेट करती है, जैसा सोर्स के डायग्राम में भी दिखाया गया है। ज्यादातर कीबोर्ड्स में हर की के नीचे रबर की एक गुंबद या डोम होती है और उसके नीचे सर्किट की दो पतली परतें। ये परतें आमतौर पर एक दूसरे से अलग रहती हैं। जब की को दबाया जाता है तो वो रबर का डोम दबता है और नीचे की सर्किट परतों को छुआ देता है। इस टच से एक सर्किट पूरा हो जाता है और उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में करंट बहने लगता है। तो ये जो सामान्य कीबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये रबर डोम होता है। मैंने सुना है कि कुछ कीबोर्ड्स का फील बहुत अलग होता है, ज्यादा क्लिकी या मजबूत। बिल्कुल, आप मैकेनिकल कीबोर्ड्स की बात कर रही हैं। जो हमने अभी डिस्कस किया वो मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। ये सबसे आम और सस्ता होता है। मैकेनिकल कीबोर्ड्स में हर की के नीचे एक अलग स्प्रिंग वाला मैकेनिकल स्विच होता है। वो ज्यादा टिकाऊ होते हैं, ज्यादा सटीक फीडबैक देते हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा टाइप करते हैं या गेमर्स हैं, उन्हें ये बहुत पसंद आते हैं। लेकिन दोनों का जो मूल सिद्धांत है वो एक ही है। क्या? की दबाने पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करना। समझ गई। तो चाहे मेम्ब्रेन हो या मैकेनिकल, आखिर में एक सर्किट पूरा होता है। लेकिन एक मिनट, जब कोई स्विच इतनी तेजी से जुड़ता है तो क्या वो एकदम साफ सुथरा कनेक्शन होता है? मुझे लगता है असल दुनिया में थोड़ा कंपन तो होता होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कोई भी मैकेनिकल एक्शन परफेक्ट नहीं होता। जब धातु के दो हिस्से एक दूसरे को छूते हैं तो वो एकदम से चिपक नहीं जाते। वो एक पल के लिए कांपते हैं, एक दूसरे से बहुत तेजी से टकराते और अलग होते हैं, फिर पूरी तरह जुड़ते हैं। इसी छोटी सी थरथराहट को ही बाउंस कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे एक गेंद को जमीन पर गिराने पर वो कुछ देर तक उछलती है ना। ओहो, तो अगर ये बाउंस होता है तो इसका मतलब कीबोर्ड के प्रोसेसर को कुछ मिलीसेकंड में कई सिग्नल मिल रहे होंगे। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। तो अगर मैं एक बार ए दबाती तो स्क्रीन पर ए ए ए ए छप बिल्कुल, अगर कोई सुधार न किया जाए तो ठीक यही होगा। जाता। अच्छा। और यहीं पर कीबोर्ड का अपना माइक्रो प्रोसेसर, उसकी इंटेलिजेंस काम आती है। प्रोसेसर को इस बाउंस के बारे में पता होता है। इस समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया को डी बाउंसिंग कहते हैं। प्रोसेसर जैसी पहला सिग्नल देखता है, वो एक बहुत छोटा सा टाइमर शुरू कर देता है, कुछ मिलीसेकंड का, और उस दौरान आने वाले बाकी के गड़बड़ सिग्नलों को वो फिल्टर कर देता है, मतलब उन्हें नजरअंदाज कर देता है। जब सिग्नल स्थिर हो जाता है तब वो उसे एक ही कीस्ट्रोक मानता है। ये तो कमाल है। मतलब कीबोर्ड अपनी ही गलतियों को सुधार रहा है। पर क्या इस फिल्टरिंग में कोई देरी नहीं होती? जो प्रो गेमर्स होते हैं, जिनके लिए हर मिलीसेकंड कीमती है, क्या उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। हाँ, इसमें एक बहुत छोटी नैनो सेकंड्स की देरी होती है, पर वो इतनी कम है कि सामान्य इंसान उसे महसूस भी नहीं कर सकता। लेकिन जो हाई एंड गेमिंग कीबोर्ड्स होते हैं, वो इसी चीज को ऑप्टिमाइज करते हैं। उनके प्रोसेसर ज्यादा तेज होते हैं और उनका डी बाउंसिंग एल्गोरिदम ज्यादा कुशल होता है। कुछ में तो ऑप्टिकल स्विच भी होते हैं जो लाइट बीम का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मैकेनिकल बाउंस होता ही नहीं। पर हमारे रोजमर्रा के कीबोर्ड के लिए ये डी बाउंसिंग एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। ठीक है, तो कीबोर्ड ने बाउंस को फिल्टर करके एक साफ ऑन सिग्नल बना लिया। लेकिन एक साफ सिग्नल मिलने के बाद भी ये तो बस एक ऑन सिग्नल है ना?
एक बिजली का झटका, इस झटके को ए या बी या शिफ्ट की पहचान कैसे मिलती है? यहाँ कीबोर्ड के अंदर का नक्शा काम आता है। कीबोर्ड का पूरा सरफेस असल में तारों का एक ग्रिड है, एक जाल। जी। इसमें पंक्तियां मतलब रोज और कॉलम हैं। इसे की मैट्रिक्स कहते हैं। हर की इस ग्रिड के एक अनोखे चौराहे पर होती है। जब आप कोई की दबाते हैं तो कीबोर्ड का प्रोसेसर लगातार इस पूरे ग्रिड को स्कैन करता रहता है। वो देखता है कि किस पंक्ति और किस कॉलम के तार पर करंट बह रहा है। मान लीजिए वो देखता है कि पंक्ति 5 और कॉलम 3 के चौराहे पर सिग्नल मिला है। तो ये एक तरह से वो बैटलशिप गेम जैसा है। आप कहते हैं B5 और आपको पता चलता है कि वहां कुछ है। एकदम सही एनालॉजी है। एक बार मेरी कॉफी कीबोर्ड पर गिर गई थी। सुखाने के बाद कुछ कीज काम तो कर रही थी, लेकिन जब भी मैं टी दबाता तो टी के साथ जी भी टाइप हो जाता था। हाँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिक्विड की वजह से की मैट्रिक्स में शॉर्ट सर्किट हो गया था और प्रोसेसर को लगता था कि दो चौराहों पर एक साथ सिग्नल मिल रहा है। ओके। तो प्रोसेसर को बस लोकेशन पता चलती है, पंक्ति और कॉलम का नंबर। अच्छा, तो प्रोसेसर को लोकेशन मिल गई, पंक्ति 5 कॉलम 3, लेकिन इससे उसे ये कैसे पता चलता है कि ये जी है? इसके लिए वो अपने मेमोरी की तरफ देखता है। कीबोर्ड के अंदर एक छोटी सी रीड ओनली मेमोरी यानी रोम चिप होती है। इसमें एक कैरेक्टर मैप स्टोर होता है। आप इसे एक तरह की डिक्शनरी समझ सकती हैं, जो हर लोकेशन को एक मतलब देता है। तो प्रोसेसर उस लोकेशन को इस मैप में देखता है और मैप उसे बताता है कि इस लोकेशन का मतलब एक खास कोड है। इस कोड को स्कैन कोड कहते हैं। ये अभी भी अक्षर जी नहीं है, ये बस एक नंबर है जैसे 34, जो उस बटन की पहचान है। कीबोर्ड का काम यही खत्म हो जाता है। वो ये स्कैन कोड कंप्यूटर को भेज देता है। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प है। तो कीबोर्ड कंप्यूटर को जी अक्षर नहीं भेजता, वो बस एक नंबर भेजता है, एक स्कैन कोड जो कहता है कि फला फला बटन दबाया गया है। मतलब फिजिकल कीज और सॉफ्टवेयर मतलब कैरेक्टर मैप को अलग करके इसे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। और ये डिजाइन इतना शानदार था कि इसने पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। इसी वजह से कंपनियां एक ही स्टैंडर्ड कीबोर्ड हार्डवेयर बनाकर पूरी दुनिया में बेच सकती थी और फिर सॉफ्टवेयर से उसे जापान, रूस या भारत के लिए बदल सकती थी। लागत बहुत कम हो गई। अगर ऐसा नहीं होता तो हर भाषा के लिए हमें एक पूरी तरह से अलग हार्डवेयर कीबोर्ड की जरूरत पड़ती। तो कीबोर्ड ने अपना काम कर दिया, उसने स्कैन कोड कंप्यूटर को भेज दिया। अब आखिर में स्क्रीन पर जी कैसे दिखता है? अब गेंद कंप्यूटर के पाले में है, खासकर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज या मैकओएस के। ऑपरेटिंग सिस्टम उस स्कैन कोड को लेता है और फिर अपनी भाषा की सेटिंग को देखता है। अगर आपकी भाषा इंग्लिश पर सेट है तो वो अपने इंग्लिश कैरेक्टर मैप में देखेगा कि स्कैन कोड 34 का मतलब जी है और स्क्रीन पर जी दिखा देगा। लेकिन अगर आपने अपनी भाषा सेटिंग बदलकर हिंदी कर दी तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसी स्कैन कोड 34 को अपने हिंदी कैरेक्टर मैप में देखेगा, जहां उसका मतलब शायद ह हो, और वो स्क्रीन पर ह दिखा देगा। कीबोर्ड के ऊपर प्लास्टिक पर जी ही छपा है, लेकिन उसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है। वाह, ये तो कमाल का सिस्टम है। कीबोर्ड का काम बस लोकेशन बताना है और उस लोकेशन का मतलब क्या निकालना है, ये आखिर में कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर तय करता है। वैसे सोर्स में कीज के प्रकारों का भी जिक्र है। उन्हें 4 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, ये उनके काम के आधार पर किया गया वर्गीकरण है ताकि इस्तेमाल में आसानी हो। पहला है टाइपिंग कीज। ये सबसे जानी पहचानी कीज हैं। अक्षर, नंबर, कुछ निशान। इन्हें ज्यादातर कोवर्टी लेआउट में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। मैंने कई बार सुना है कि क्वार्टी सबसे तेज टाइपिंग का तरीका नहीं है। अगर ये सच है तो हम आज भी इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये एक ऐतिहासिक वजह से है। कोवर्टी को टाइपराइटर के जमाने में डिजाइन किया गया था। उसका मकसद टाइपिंग को तेज करना नहीं था, बल्कि धीमा करना था। क्या धीमा करना? हाँ, पुराने टाइपराइटर में जब लोग बहुत तेजी से टाइप करते थे तो उनकी मैकेनिकल भुजाएं आपस में टकराकर जाम हो जाती थी। कोवर्टी लेआउट इसलिए बनाया गया ताकि ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अक्षर दूर दूर रहें और टाइपिंग थोड़ी धीमी हो, जिससे मशीन जाम ना हो। जब कंप्यूटर आए तो लोग कोवर्टी के इतने आदी हो चुके थे कि इसे बदलना मुश्किल था। द्वारक जैसे दूसरे लेआउट हैं जो ज्यादा कुशल माने जाते हैं, लेकिन कोवर्टी की आदत जीत गई। ये तो विडंबना है, हम एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें धीमा करने के लिए बना था। खैर, दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है न्यूमेरिक कीपैड। ये कीबोर्ड के दाईं तरफ होता है, एक कैलकुलेटर जैसा। इसका मकसद ही यही है कि जो लोग डेटा एंट्री या अकाउंटिंग का काम करते हैं वो तेजी से संख्याएं डाल सकें। तीसरा है फंक्शन कीज। सबसे ऊपर की लाइन में F1, F2, F3 वगैरह। ये फंक्शन कीज हमेशा से मुझे थोड़ी रहस्यमयी लगती हैं।
क्या ये आज के ग्राफिकल इंटरफेस के ज़माने में उतनी उपयोगी रह गई हैं? कुछ हद तक आप सही हैं। पुराने ज़माने में जब कमांड लाइन इंटरफेस होते थे तब ये बहुत ज़रूरी थी। हर प्रोग्राम इनके लिए खास शॉर्टकट रखता था। जैसे F1 हमेशा हेल्प के लिए होता था। आज भी इनका इस्तेमाल होता है, जैसे Alt+F4 प्रोग्राम बंद करने के लिए या F5 पेज रिफ्रेश करने के लिए। लेकिन हाँ, इनका महत्व पहले से थोड़ा कम ज़रूर हुआ है। और चौथा प्रकार? और चौथा और आखिरी प्रकार है कंट्रोल कीज। ये कीज अकेले अक्सर कुछ नहीं करती हैं। ये दूसरी कीज के साथ मिलके उनके काम को बदल देती हैं। इसीलिए इन्हें मॉडिफायर कीज भी कहते हैं, जैसे कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट। जब आप शिफ्ट के साथ ए दबाते हैं तो बड़ा ए बनता है। कंट्रोल के साथ सी दबाते हैं तो वो कॉपी का काम करता है। तो एक बार पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में समझते हैं। ये वाकई बहुत कुछ है। मैंने एक की दबाई जिससे एक मैकेनिकल स्विच ने एक सर्किट पूरा किया। सही। इस एक्शन से थोड़ी वाइब्रेशन या बाउंस हुई, जिससे कीबोर्ड के स्मार्ट माइक्रोप्रोसेसर ने डी बाउंसिंग से फिल्टर करके एक साफ सिग्नल बनाया। बिल्कुल। फिर प्रोसेसर ने की मैट्रिक्स पर उस स्विच की लोकेशन पता की और उसका एक स्कैन कोड कंप्यूटर को भेज दिया। हाँ, एक नंबर। और फिर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस स्कैन कोड को लिया और अपनी भाषा सेटिंग वाले कैरेक्टर मैप से मिलान करके तय किया कि स्क्रीन पर क्या दिखाना है। और ये सब एक पलक झपकने से भी कम समय में हो जाता है। बिल्कुल, आपने इसे एकदम सही समझा। और ये पूरी चेन दिखाती है कि कैसे एक सामान्य से दिखने वाली चीज के पीछे कितनी इंजीनियरिंग और कितनी सोच लगी होती है। हर हिस्सा, कीबोर्ड का हार्डवेयर, कीबोर्ड का फर्मवेयर और कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, सब अपना अपना काम करते हैं। इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचा जा सकता है। अगर कीबोर्ड का फिजिकल लेआउट मतलब QWERT डिजाइन वही रहता है, लेकिन उसके भेजे गए स्कैन कोड का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद कैरेक्टर मैप से बदला जा सकता है, तो कीबोर्ड पर एक अक्षर का असली मतलब क्या है? क्या वो प्लास्टिक का बटन है जिसे हम देखते और छूते हैं, या वो स्कैन कोड है जो कीबोर्ड भेजता है, या फिर वो अंतिम रूप है जो सॉफ्टवेयर उसे देता है? अगली बार टाइप करते समय इस पर विचार करना दिलचस्प होगा कि हम एक प्लास्टिक का टुकड़ा दबा रहे हैं या एक बदलने वाले आइडिया को जन्म दे रहे हैं।